अक्सर जब हम किसी सरकारी सिस्टम या गवर्नेंस मॉडल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बिल्कुल परफेक्ट वेंडिंग मशीन की तस्वीर आती है। हाँ, एक वेंडिंग मशीन जहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। बिल्कुल। मतलब आपने सिक्का डाला, एक बटन दबाया और आपका काम हो गया। बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन असलियत में जब आप उस मशीन को थोड़ा करीब से देखते हैं ना, या उसे हिलाते हैं, तो पता चलता है कि अंदर के गियर आपस में बुरी तरह टकरा रहे हैं और सिस्टम जाम हो गया है। बिल्कुल। और आज हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। सही कहा। तो चलिए इसको अनपैक करते हैं। आज की इस गहरी चर्चा का हमारा मिशन यही है। हम कई अलग अलग सोर्सेज, आर्टिकल्स और रिसर्च को डिकोड करके एक विस्तृत विश्लेषण तैयार करेंगे। और वो भी बिना किसी भारी भरकम जार्गन के। एकदम। आज की इस चर्चा में हम गवर्नेंस, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, इकोनॉमी के नए रिफॉर्म्स, तकनीक और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को कवर करेंगे। पर शुरुआत में मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। आज हम जिन भी सोर्सेस पर बात करेंगे, चाहे वो चुनाव से जुड़े हों या अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से, हम उनमें किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ओरिजिनल सोर्स मटेरियल में दी गई जानकारी का निष्पक्ष विश्लेषण करना है। वे डिस्क्लेमर बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले बात करते हैं उस तकनीक की जो आजकल हर जगह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक नई पहल शुरू की है। हाँ, वो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग वाला प्रोजेक्ट। बिल्कुल। उन्होंने 100 पुलिस स्टेशनों में सीनियर ऑफिसर्स को नियुक्त किया है और उनका पूरा फोकस है एआई और फेशियल रिकग्निशन वाले सीसीटीवी की मदद से क्राइम हॉटस्पॉट्स की पहचान करना। मतलब अपराध होने से पहले ही उसे रोक लेना। सुनने में ये हॉलीवुड की किसी साईफाई फिल्म जैसा लगता है ना? हाँ, एकदम माइनॉरिटी रिपोर्ट फिल्म की तरह। इसमें तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। देखिए, सतह पर देखने में ये बहुत असरदार लगता है, लेकिन अगर हम इसको बिगर पिक्चर से जोड़ें तो एआई के इस इस्तेमाल में बहुत गहरे खतरे छिपे हैं। अच्छा, वो कैसे? अमेरिका का उदाहरण लेते हैं। वहाँ CASII यानी सेंटर फॉर एआई स्टैंडर्ड्स एंड इनोवेशन नाम की एक संस्था है। वो अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और XAI जैसी कंपनियों के मॉडल्स को पब्लिक रिलीज से पहले बहुत बारीकी से रिव्यू कर रही है। मतलब पब्लिक के हाथ में जाने से पहले चेकिंग हो रही है। हाँ, क्योंकि वे ये देख रहे हैं कि कहीं ये मॉडल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ही खतरा तो नहीं बन जाएंगे। ओह, समझ गया। मतलब जो एआई पुलिस की मदद कर सकता है, वही एआई अपराधियों के भी काम आ सकता है। बिल्कुल। और इसी बात को लेकर भारत में सेबी ने भी एक बहुत सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने एंथ्रोपिक कंपनी के माइथोस जैसे एडवांस्ड एआई टूल्स का जिक्र किया है। माइथोस, ये क्या करता है? ये एक बहुत ही पावरफुल एआई मॉडल है। सेबी का कहना है कि ऐसे टूल्स हैकर्स की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर एआई पुलिस को प्रिडिक्टिव एनालिसिस दे सकता है, तो वही एआई हैकर्स को भी फाइनेंशियल मार्केट्स की लूपहोल ढूंढने में मदद कर सकता है। बाप रे। यानी आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां चोर और पुलिस दोनों के पास एक जैसी सुपर कार है। एकदम सही एनालॉजी है। और ये अंधा भरोसा सिर्फ तकनीक पर ही भारी नहीं पड़ता। मतलब जब डिजिटल फाइनेंशियल गवर्नेंस में वल्नरेबिलिटीज आती हैं तो उसका नतीजा झारखंड के ट्रेजरी स्कैम जैसा होता है। वो 50 करोड़ रुपए वाला घोटाला। हाँ, मतलब ये कोई छोटा मोटा गवर्न नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किसी विदेशी हैकर ने सिस्टम नहीं तोड़ा। ये तो वही बात हुई कि आपने एक हाईटेक तिजोरी बनाई लेकिन चाबी अंदर ही भूल गए। यही तो ये डिजिटल गवर्नेंस की सबसे बड़ी खामी को सामने लाता है। झारखंड में IFMS यानी इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और कुबेर पोर्टल का इस्तेमाल होता है, जो कि पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी होना चाहिए था, है ना? बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या, अंदर बैठे अधिकारियों ने ही इस सिस्टम को मैनिपुलेट किया। पर मैं ये सोच रहा हूं कि ये हुआ कैसे? जब सब कुछ डिजिटल है तो कोई 50 करोड़ रुपए कैसे गायब कर सकता है बिना किसी को पता चले? यहीं पर इंसानी लूपहोल काम आता है। देखिए, डिजिटल सिस्टम में थोक में बिल पास होते हैं। अब हर एक बिल को मैन्युअली चेक करना मुश्किल होता है, तो DDO यानी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर के डिजिटल सर्टिफिकेशन पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया जाता है। अच्छा, तो बस डिजिटल साइन किया और काम खत्म? हाँ, अधिकारियों ने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने उन कर्मचारियों के नाम पर बिल बना दिए जो या तो रिटायर हो चुके थे या जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। अरे बाप रे। और फिर उस पैसे को घोस्ट अकाउंट्स या फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। सिस्टम को लगा कि सब कुछ नियमों के तहत हो रहा है, जबकि असल में सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही उसे खोखला कर रहे थे। मतलब सिस्टम चाहे जितना स्मार्ट हो जाए, अगर उसके पीछे बैठे इंसान की नीयत ठीक नहीं है तो सब बेकार है। बिल्कुल।
और स्मार्ट सिस्टम से मुझे यूपी के स्मार्ट मीटर वाला विवाद याद आ गया। हाँ, वो भी तो डिजिटल गवर्नेंस का ये कदम था। सरकार ने सोचा कि अनिवार्य रूप से प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगा देते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि थियोरी और प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। यूपी सरकार ने CEA यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की गाइडलाइंस पढ़ी और नियम लागू कर दिया। कागज पर तो ये बहुत अच्छा आइडिया था कि लोग पहले रिचार्ज करेंगे फिर बिजली इस्तेमाल करेंगे। हाँ, लेकिन जैसे ही ये लागू हुआ, उपभोक्ताओं की शिकायतों का अंबार लग गया। किसी का अचानक बिल बढ़ गया तो किसी की बत्ती ही गुल हो गई। पर इसके पीछे का तकनीकी कारण क्या था? इसका कारण UPERSLI यानी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के डेटा में छुपा था। नियम ये था कि अगर आपका बैलेंस खत्म हो जाए और आप रिचार्ज करें तो 95% मामलों में 2 घंटे के भीतर बिजली वापस आ जानी चाहिए। 95%? ये तो काफी हाई टारगेट है। लेकिन असलियत में सिर्फ 77% मामलों में ही ऐसा हो रहा था। ओह, यानी हर 100 में से 23 घरों की बिजली रिचार्ज करने के घंटों बाद भी नहीं आ रही थी। बिल्कुल। अब जब सिस्टम इतना अनरिलायबल हो और चुनाव भी करीब हो तो भारी जनविरोध होना ही था। और इसीलिए सरकार को ये अनिवार्य वाला फैसला वापस लेना पड़ा। ये तो सीधा सीधा उपभोक्ता अधिकारों और गवर्नेंस का टकराव है। हाँ, और जब सिस्टम काम नहीं करता तो जनता के पास क्या उपाय बचता है? इसी बात से मुझे राइट टू रिकॉल की वो राजनीतिक बहस याद आती है। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन 6 राज्यसभा सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की जो पार्टी छोड़कर चले गए थे। हाँ, ये दल बदल कानून से जुड़ा एक पुराना और पेचीदा मुद्दा है। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले संसद में राघव चड्ढा ने राइट टू रिकॉल की वकालत भी की थी। मतलब अगर चुनाव हुआ प्रतिनिधि सही काम ना करे या पाला बदल ले तो जनता उसे 5 साल से पहले वापस बुला सके। चुनाव और प्रतिनिधित्व की इस चर्चा में एक और मुद्दा बहुत अहम है और वो है परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। असम वाला मामला। हाँ, और यहाँ मैं फिर से याद दिला दूं कि हम किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं ले रहे बल्कि सिर्फ इलेक्टोरल डेटा को डिकोड कर रहे हैं। असम में 2023 में जो डिलिमिटेशन हुआ उसने राज्य के चुनावी नक्शे को पूरी तरह से बदल दिया। तो ये डिलिमिटेशन असल में काम कैसे करता है? मतलब वोटर्स तो वही रहते हैं ना, फिर चुनावी नतीजे एकदम से कैसे बदल जाते हैं? इसे जेरीमैंडरिंग के कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक जिले में किसी विशेष समुदाय के 60% वोटर हैं जो एक ही उम्मीदवार को जिता सकते हैं। ठीक है। अब डिलिमिटेशन के तहत अगर आप उस जिले की सीमाओं को इस तरह दोबारा खींच दें कि वो 60% वोटर 3 अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बंट जाएं। अच्छा, तो हर क्षेत्र में उनकी संख्या सिर्फ 20-20% रह जाएगी? बिल्कुल। अब वे किसी भी एक सीट पर निर्णायक भूमिका में नहीं रहेंगे। असम के डेटा के अनुसार सेंट्रल और लोअर असम में सीटें 49 से घटाकर 44 कर दी गईं। और इसी नई बाउंड्री ड्राइंग की वजह से एनडीए को रणनीतिक फायदा मिला और वे 100 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहे। तो चुनावी गणित सिर्फ बैलेट बॉक्स में पड़े वोटों से नहीं बल्कि नक्शे पर खींची गई लकीरों से भी तय होता है। क्या बात है। और शायद यही वजह है कि सत्ता और नियंत्रण को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। फेडरलिज्म पर इसका सीधा असर दिखता है। हाँ, वेस्ट बंगाल का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां राज्य सरकार ने सीबीआई को दी गई जनरल कंसेंट ही वापस ले ली थी। मतलब है कि सीबीआई अब उस राज्य में किसी नए मामले की जांच राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना शुरू नहीं कर सकती। ये तो सीधा सीधा जांच एजेंसियों को रोकने वाला कदम लगता है। और बात सिर्फ यही तक नहीं रुकी। पश्चिम बंगाल सरकार पूर्व गवर्नर के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। हाँ, मैंने पढ़ा था। उनका आरोप था कि गवर्नर महत्वपूर्ण बिलों को जानबूझकर रोककर संवैधानिक संकट पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब विधायिका और कार्यपालिका आपस में इस तरह लड़ते हैं तो हर मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर ही पहुंचता है। मुझे लगता है इसी भारी दबाव को देखते हुए हाल ही में कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। आप सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाले बिल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के बिल को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। देखिए, ये संख्या बढ़ाना कोई रूटीन काम नहीं है। ये दिखाता है कि 1.4 अरब की आबादी वाले इस लोकतंत्र का पूरा भार इस सर्वोच्च अदालत पर है। और पेंडिंग केसेस भी तो इतने सारे हैं। जजों की संख्या बढ़ने से ज्यादा परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी संविधान पीठ बनाई जा सकेंगी,
क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां कानून, मेडिकल साइंस और इंसानियत आपस में टकरा जाते हैं। मुझे तुरंत वो एम्स और एक नाबालिग के गर्भपात वाला मामला याद आ रहा है। हाँ, वो बहुत ही संवेदनशील और पेचीदा केस था। जहां तक मुझे याद है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले एम्स को उस 15 साल की बच्ची का गर्भपात करने का निर्देश दिया था। लेकिन जब प्रक्रिया शुरू हुई तो एक जीवित बच्चे का जन्म हो गया। और इसके बाद तो कोर्ट ने एम्स पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अवमानना का नोटिस भी जारी कर दिया था। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? कोर्ट ने फिर क्या फैसला लिया? बाद में कोर्ट ने वो नोटिस वापस ले लिया, लेकिन इस केस ने आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की एक नई व्याख्या दी। वो कैसे? कोर्ट के सामने दुविधा ये थी कि बच्चे का सर्वाइवल रेट 80% था, लेकिन दूसरी तरफ उस नाबालिग बच्ची की प्रजनन स्वायत्तता या रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी थी। मतलब उस बच्ची का अपने शरीर पर अधिकार? बिल्कुल। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी नाबालिग को अनचाही प्रेगनेंसी के लिए मजबूर करना उसके आर्टिकल 21 का सीधा हनन है। जजों ने माना कि ये स्थिति मेडिकली मुश्किल थी, लेकिन अगर कोर्ट ऐसे कड़े फैसले नहीं लेगा तो मजबूर महिलाएं गैर कानूनी और असुरक्षित झोलाछाप डॉक्टरों के पास जाने को मजबूर हो जाएंगी। ये सच में एक ऐसा फैसला है जो कानून की किताबों से निकलकर सीधे मानवीय संवेदनाओं से जुड़ता है। हाँ। और जो मौलिक अधिकारों की बात आती है ना, तो आर्टिकल 25 यानी धर्म की स्वतंत्रता का भी जिक्र आता है। सबरीमाला रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने जो कहा वो बहुत ही तीखा था। उन्होंने कहा था कि ओरिजिनल जनहित याचिका को तो कूड़ेदान में डाल देना चाहिए था। हाँ, डस्टबिन में। मतलब इतनी बड़ी बात चीफ जस्टिस ने क्यों कही? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कई बार PIL पब्लिक इंटरेस्ट के बजाय पब्लिसिटी और पॉलिटिकल इंटरेस्ट बन जाती है। लेकिन उसी सुनवाई के दौरान पारसी महिलाओं से जुड़ा एक बहुत ही जेन्युइन मामला भी उठा था। वो अंतरधार्मिक विवाह वाला केस। हाँ, अगर कोई पारसी महिला किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उसे फायर टेम्पल में जाने से रोक दिया जाता है, उसका एक तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है। पर आर्टिकल 25 तो सभी को अपने धर्म को मानने की आजादी देता है, तो शादी करने से ये अधिकार कैसे छीन सकता है? बिल्कुल यही तर्क सुप्रीम कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इंसान को जन्म से मिलता है। आप सिर्फ इसलिए किसी महिला से उसका धर्म नहीं छीन सकते क्योंकि उसने किसी और से विवाह किया है। ये तो बहुत तार्किक बात है। हाँ, ये न सिर्फ आर्टिकल 25 का उल्लंघन है बल्कि महिलाओं के खिलाफ सीधा भेदभाव भी है। यहाँ बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब हम अदालतों और सम्मान की बात कर रहे हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बहुत ही अनोखा फैसला सामने आया है। आप उस माननीय या ऑनरेबल वाले केस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, उस फैसले ने शब्दों के इस्तेमाल की एक नई लकीर ही खींच दी है। विवाद ये था कि माननीय शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होना चाहिए। ये शुरू तब हुआ था जब यूपी पुलिस ने अपनी एक FIR में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के नाम के आगे ऑनरेबल या मिस्टर नहीं लगाया था। और जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने एक सख्त प्रोटोकॉल तय कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि माननीय शब्द कोई सजावट का शब्द नहीं है, ये सिर्फ उन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए है जो सॉवरन या संप्रभु कार्य करते हैं, जैसे जज, मंत्री, सांसद और विधायक। मतलब कोई भी सिविल सर्वेंट, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, खुद को या किसी और को अपनी मर्जी से माननीय नहीं कह सकता। बिल्कुल। चलिए अब इस कानूनी और राजनीतिक उलझन से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उस इंजन की जो इस पूरे देश को चलाता है, हमारी अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी और ग्लोबल झटके दोनों एक साथ चलते हैं। सही कहा। दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा असर हमारे बाजार पर पड़ता है। हाल ही में ईरान के ड्रोन हमले में UAE में 3 भारतीय घायल हुए, जिससे वेस्ट एशिया में तनाव और गहरा गया है। और हम यहाँ बस फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल। और जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहला असर सप्लाई चेन और तेल की कीमतों पर पड़ता है, जिससे हमारी इकोनॉमी को झटका लगता है। हाँ, इसका सीधा नुकसान हमारे MSMEs और एविएशन सेक्टर को होता है जो पहले ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इसी झटके से बचाने के लिए भारत सरकार ने ECLGS 5.0 यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लॉन्च की है। तो इस स्कीम में ऐसा क्या खास है? इसके तहत 2.55 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल क्रेडिट फ्लो मार्केट में लाया जाएगा। लेकिन बैंक तो ऐसे रिस्की माहौल में उन कंपनियों को लोन देना ही नहीं चाहते जो पहले से घाटे में हो। तो ये स्कीम काम कैसे करेगी? यहीं पर इस स्कीम का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, बिना गारंटी फीस के लोन। बिना गारंटी फीस? मतलब कोई कोलैटरल नहीं? हाँ, सरकार बैंकों से कहती है कि आप इन डूबते हुए व्यवसायों को लोन दीजिए। अगर ये कल को पैसा नहीं चुका पाए तो पूरी गारंटी भारत सरकार की है। अरे वाह! और सबसे बड़ी बात, सरकार इस गारंटी के बदले MSME से कोई फीस भी नहीं लेगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी डूबते हुए इंसान को बिना शर्त ऑक्सीजन सिलेंडर दे देना।
ताकि नौकरियां न जाएं और पहिया घूमता रहे। इकोनॉमी के इस पहिए को बैलेंस रखने के लिए आरबीआई भी लगातार काम कर रहा है। उन्होंने अगले 5 साल यानी मार्च 2031 तक के लिए अपने इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को बरकरार रखा है। हाँ, जो कि बहुत क्रिटिकल है। मैं इसको ऐसे देखता हूं जैसे आप एक हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं। अगर स्पीड बहुत कम की मतलब महंगाई बहुत कम, तो इकोनॉमी का इंजन बैठ जाएगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। बिल्कुल। और अगर स्पीड बहुत ज्यादा की मतलब महंगाई बहुत ज्यादा हो गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा और आम आदमी पिस जाएगा। एकदम सटीक एनालॉजी है। इसीलिए आरबीआई ने अपना लक्ष्य 4% रखा है, जिसमें 2 से 6% का एक बैंड या मार्जिन दिया गया है। मतलब गाड़ी इसी लेन में रहनी चाहिए। वे बस ये कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमी की ये गाड़ी हमेशा इसी बीच वाली लेन में चलती रहे। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए सरकार ने एफडीआई के नियमों को भी बदल दिया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले नियम क्या बदलाव हुए हैं? अब विदेशी निवेश के लिए एक डिजिटल एसओपी बनाई गई है। इसमें मंजूरी देने के लिए 12 हफ्ते की सख्त डेडलाइन तय की गई है। ये तो बहुत अच्छा कदम है रेड टेप कम करने के लिए। और भारत सिर्फ बाहर से पैसा ही नहीं मंगा रहा, बल्कि तकनीक में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन या ISM 2.0 के तहत 3068 करोड़ रुपए के कमर्शियल डिस्प्ले फैसिलिटी को मंजूरी मिली है। हाँ, जिसे सूची सनिकॉन द्वारा लगाया जाएगा। अगर हम बेसिक्स की बात करें तो खेतीबाड़ी के लिए भी बड़े कदम उठाए गए हैं। कॉटन मिशन के लिए 5,659 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं और गन्ने का FRP बढ़ाकर 365 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और जो लोग इस इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाकर भाग जाते हैं, उनके लिए भी फंदा कसा जा रहा है। वो भगोड़े आर्थिक अपराधी वाले कानून की बात कर रही हैं आप? हाँ, FEO एक्ट यानी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत दिल्ली की एक अदालत ने आर्म्स कंसल्टेंट संजय भंडारी की यूके स्थित संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। ये एक साफ मैसेज है कि आप देश का पैसा लेकर विदेश में चैन से नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था की ये रफ्तार तो जरूरी है, लेकिन विकास की इस दौड़ में हम उस हवा को कैसे भूल सकते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं? पर्यावरण प्रदूषण की रिपोर्ट तो डराने वाली है। हाँ, CPCB के नए डेटा ने एक बहुत ही अजीब ट्रेंड दिखाया है। हम हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को विलन मानते थे, और अच्छी खबर यह है कि इनका स्तर कम हो रहा है। लेकिन अब ओजोन गैस एक नई और बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। बिल्कुल। और जब प्रदूषण का स्तर एक हद से आगे बढ़ जाए तो वो सिर्फ नुकसान नहीं रहता। यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है कि जब हम पर्यावरण को तबाह करते हैं तो क्या वो सिर्फ एक नुकसान है या एक अपराध? इसी को लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकोसाइड यानी पर्यावरण संहार की बहस तेज हो गई है। इकोसाइड, इसका कोई हालिया उदाहरण है क्या? हाल ही में लेबनान ने इजरायल की मिलिट्री पर आरोप लगाया है कि उनके हमलों ने दक्षिणी लेबनान के पूरे इकोलॉजिकल ढांचे को तबाह कर दिया है, जो कि एक इकोसाइड है। और यहाँ भी हम सिर्फ कानूनी पहलू पर बात कर रहे हैं, किसी युद्ध पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। तो क्या इसका मतलब है कि अब पेड़ों और जंगलों को काटने या तबाह करने पर भी उसी तरह मुकदमा चलेगा जैसे इंसानों को मारने पर चलता है? बिल्कुल। IUCN जैसे बड़े संरक्षण संगठन अब वकालत कर रहे हैं कि इकोसाइड को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक गंभीर अपराध घोषित किया जाए। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में युद्ध के दौरान जानबूझकर पर्यावरण को नष्ट करना सीधे तौर पर वॉर क्राइम माना जाएगा? हाँ, यह पर्यावरण को बचाने के लिए एक बड़ी कानूनी लड़ाई है। लेकिन विज्ञान भी अपनी तरफ से समाधान ढूंढ रहा है। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एक बहुत अच्छी खबर है। क्लीन कोर नाम की एक कंपनी ने ANEEL नाम का नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर फ्यूल बनाया है। हाँ, एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। रिपोर्ट के मुताबिक इस फ्यूल ने 60 गीगावाट डेज पर मीट्रिक टन का माइलस्टोन पार कर लिया है। अब ये सुनने में तो बड़ा भारी भरकम जार्गन लगता है। इसका असल मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये माइलस्टोन ये मापता है कि आप 1 टन यूरेनियम से कितनी ऊर्जा निकाल सकते हैं। अच्छा, तो मतलब एफिशिएंसी कितनी है? हाँ, इस ANEL फ्यूल की खासियत ये है कि ये मौजूदा रिएक्टर्स में ही इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा करता है और इसका जो रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है वो बहुत कम होता है। ये तो भारत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इस अमेरिकी कंपनी के CEO भारतीय मूल के हैं और ये तकनीक भारत के मौजूदा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स के लिए बिल्कुल मुफीद है। तो ये भारत के जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के तारों को एक साथ जोड़ें,
हमने शुरुआत की थी यूपी के स्मार्ट मीटर और झारखंड के डिजिटल स्कैम से, जहां हमने तकनीक और इंसानी नीयत का टकराव देखा। और फिर हमने असम के परिसीमन से चुनावी गणित को समझा। हाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट में माननीय शब्द के इस्तेमाल से लेकर महिलाओं की प्रजनन स्वायत्तता जैसे गंभीर फैसले देखे। इसके बाद इकोनॉमी पर आए कि कैसे ECLGS बिना फीस के MSME को बचा रहा है, और FDI के नियम भी आसान हो रहे हैं। बिल्कुल। और अंत में इकोसाइड की कानूनी बहस से लेकर ANEEL जैसे न्यूक्लियर फ्यूल तक की बात की, जो हमारे पर्यावरण का भविष्य तय करेंगे। इन सभी अलग अलग लगने वाले विषयों के बीच एक बहुत ही गहरा पैटर्न है। वो क्या? आज हमने देखा कि AI से पुलिसिंग स्मार्ट हो रही है, फाइनेंशियल सिस्टम डिजिटल हो रहे हैं और ऊर्जा के लिए हम नेक्स्ट जेन न्यूक्लियर फ्यूल बना रहे हैं। लेकिन यूपी के स्मार्ट मीटर और झारखंड के ट्रेजरी स्कैम ये भी याद दिलाते हैं कि जब हम डेटा रूल्स और ऑटोमेटेड सिस्टम के पीछे भागते हैं तो कहीं ना कहीं हम गवर्नेंस में ह्यूमन एम्पैथी या मानवीय संवेदना को पीछे छोड़ देते हैं। ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात है। हम चाहे जितने परफेक्ट सिस्टम बना लें, कानून पास कर लें या तकनीक ईजाद कर लें, उन्हें चलाने वाले और उनका असर झेलने वाले आखिरकार इंसान ही हैं। बिल्कुल सही कहा। क्या हम सिस्टम की कार्यकुशलता के चक्कर में इंसानियत को तो सिस्टम से बाहर नहीं कर रहे? यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज आपको छोड़कर जा रहे हैं। इन विषयों पर खुद भी रिसर्च कीजिए, अपनी राय बनाइए और सिस्टम को हमेशा चुनौती देते रहिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।